कि हमें भरोसा है अपनी मेहनत पर कि आने वाले इम्तिहान को बखूबी गुजर जाएंगे। हमें भरोसा है, नियत भरोसा है अपनी मेहनत पर कि आने वाले इम्तिहान से बखूबी गुजर जाएंगे। और समझो हमें ये भी पता है, अरे तुमसे नहीं मिलेंगे तो मर थोड़ी जाएंगे। तो बाय द वे, शॉर्ट शॉर्ट प्लान 10 मिनट के कंसेप्ट में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आप लोगों के साथ न्यूटन्स लॉज ऑफ विस्कोसिटी के उन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करने वाला हूं और एट लास्ट प्रीवियस ईयर एसएससी जेई के क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं। पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 कॉन्टिन्यूसली हर साल क्वेश्चन आया है। और क्या आया है उसकी भी बात हम यहां पर कर लेते हैं। फिलहाल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पर जानते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ विस्कोसिटी क्या कहता है। हमको पता है जब भी कोई लिक्विड चलता है तो लिक्विड लैमिनार फॉर्मेट के साथ चलता है, लेयर्स में लिक्विड मूव करता है। जैसे जैसे लिक्विड मूव करता है, लिक्विड पे सरफेस की वजह से एक शियर स्ट्रेस आता है। लिक्विड की लेयर्स जब आपस में रिलेटिव मोशन करती हैं तो उनके बीच में एक स्ट्रेस पैदा होता है। जैसे दो इंसानों के बीच में तनाव कैसे पैदा होता है, अरे मैं और तू साथ में चले थे, तेरा तो महल खड़ा हो गया, मैं जमीन पे रह गया, बस तनाव पैदा। तो ऐसे ही लेयर्स में भी पैदा होता है। जब एक लेयर नीचे वाली लेयर से जल्दी ट्रेवल करती है तो उनके बीच में रिलेटिव मोशन आता है। रिलेटिव मोशन के कारण तनाव पैदा होता है और टेंजेंशियल है, इसीलिए हम उसको शियर स्ट्रेस कहते हैं। जैसे 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 लिक्विड मूव करता है उसमें शियर स्ट्रेस वैसे 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 आने की संभावनाएं बनती हैं। तो यहां पर क्या है, जैसे जैसे शियर स्ट्रेन पैदा होता है वैसे वैसे आपका शियर स्ट्रेस पैदा होता है। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ विस्कोसिटी ने क्या बोला था, आप लोगों को याद होना चाहिए कि रेट ऑफ शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है मैं समझाने की कोशिश नहीं करूंगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा। जैसे मान लीजिए आप लोगों की लिक्विड की लेयर्स हैं, आपको पता है जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे लिक्विड लेयर की वेलोसिटी कम होती है। और जब आप ऊपर की डायरेक्शन में शिफ्ट होते हो, मान लो वाई डायरेक्शन में, तो आपके लिक्विड की लेयर्स की वेलोसिटी इंक्रीज होती है, ऑब्वियसली होती है। तो जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, कितने अमाउंट से बढ़ रही है, डी अमाउंट से, और वाई के रिस्पेक्ट में बढ़ रही है, ऊपर के डायरेक्शन में बढ़ रही है। तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। और शियर स्ट्रेस क्या है भाई, टॉ, मान लो टॉ। तो यहां पर न्यूटन ने क्या बोला कि जैसे जैसे आगे आप लोगों की लिक्विड मूव करता है उसमें शियर स्ट्रेस जो इंड्यूस होता है वो उसके वेलोसिटी ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बस। तो यहां से कहानी क्या बनी, टॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू बाई डी वाई। अब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया जाता है ना तो वहां पे कांस्टेंट लगाया जाता है, उस कांस्टेंट को कहते हैं म्यू। म्यू क्या है, विस्कोसिटी, याद रखेंगे। तो यहां पर क्या फॉर्मूला बना आप लोगों का जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, फिलहाल फॉर्मूला आप लोगों का बना टॉ इज इक्वल्स टू म्यू डी यू बाई डी वाई। इस पे क्वेश्चन बहुत बारी पूछा गया है और इसी को हम लोग जनाब नाम देते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ विस्कोसिटी। इसी फॉर्मूले के तहत हम लोग बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब इसी को दूसरे रूप में भी बोला गया कि जब लिक्विड आगे मूव करता है तो थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, मान लो दो लेयर है लिक्विड की, एक लेयर इतनी गई और एक लेयर इतनी आई टी टाइम के अंदर, दोनों का टाइम सेम हो गया, ठीक है। मैंने यहां से कहा कि ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर में थोड़ा तो एंगल का डिफरेंस आ रहा है, हाँ यार थोड़ा तो एंगल का डिफरेंस आ रहा है। और दोनों के लिए जो टाइम कंसीडर किया गया है वो मान लो dt टाइम है, ठीक है। नीचे वाली लेयर dt टाइम में कितना मूव करेगी, वेलोसिटी इंटू टाइम, डिस्टेंस वही तो होता है। ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा है, v प्लस डीवी इंटू डी टी। तो ऊपर वाली लेयर ने कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस मूव करा, ऊपर में से नीचे वाला डिस्टेंस माइनस कर दो, आपके पास बचेगा डीवी डी टी। ओहो, अब तो बहुत आसान हो गया। ये जो डिस्टेंस है वो dy है ना, ये वाला डिस्टेंस। क्या मैं लिख सकता हूं यहां पर टेन थीटा का फॉर्मूला डी थीटा इज इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर यानी डीवी डी अपॉन में dy। तो डेरिवेशन के हिसाब से क्या फॉर्मूला बनता है, डेरिवेशन के हिसाब से आपका जो मेजर फॉर्मूला आता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो है जनाब कि आपका डी यू बाई डी वाई जो है वो डी थीटा बाई डी टी के बराबर होता है। ये आपको याद करना है। और यहीं से आपका फॉर्मूला क्या बनता है, टॉ इज इक्वल टू में म्यू डी थीटा बाई डी टी। एक और फॉर्मूला आ जाता है, डी थीटा बाई डी टी को हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन। बस ये कहानी यहां पर समाप्त थी, अब तो मोटा मोटी बातें बतानी है। अभी तक क्या जाना, अभी तक आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ विस्कोसिटी को जाना,
अभी तक आप लोगों ने न्यूटन्स लॉस ऑफ विस्कोसिटी के दो फॉर्मूलों को जाना। एक फॉर्मूला, खाली फॉर्मूला ही जरूरी है बेसिकली, डेरिवेशन तो मैंने जस्ट बता दी। टॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू बाई डी वाई, और टॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा बाई डी टी। डी यू बाई डी वाई को कहते हैं रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, और डी थीटा बाई डी टी को कहते हैं रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दोनों क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। अब आ जाओ विस्कोसिटी की बात पे। विस्कोसिटी का एक्चुअल मतलब क्या होता है? विस्कोसिटी का एक्चुअल मतलब होता है गाढ़ापन। जैसे पानी है और शहद है, शहद गाढ़ा होता है तो उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। जब सॉलिड और सॉलिड के बीच में रब लगता है ना, शियर लगता है, उसको फ्रिक्शन कहते हैं। जब लिक्विड और लिक्विड के बीच में रबिंग होती है ना, उसको विस्कोसिटी कहते हैं। यानी फ्रिक्शन और विस्कोसिटी एक ही घर की बहुओं के नाम है, अलग अलग नहीं है। ठीक है एक ही चीज। सॉलिड सॉलिड हो तो फ्रिक्शन, सॉलिड और लिक्विड हो तो ड्रैग, लिक्विड और लिक्विड हो तो विस्कोसिटी के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे, काम की बात है। अब विस्कोसिटी देखो होती है मेरे भाई दो प्रकार की, एक होती है डायनामिक, एक होती है काइनेमेटिक। तो जनरली जो विस्कोसिटी आप यूज करते हो वो डायनामिक है, लेकिन जब विस्कोसिटी को डेंसिटी के रिस्पेक्ट में यूज किया जाता है तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी के नाम से जाना जाता है। अब डायनामिक विस्कोसिटी तो पढ़ चुके हो आप, पीछे पढ़ी है अभी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूं, आपके काम आएगी कहीं ना कहीं। तो जनाब अगर मैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात करता हूं तो न्यू से इसको डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है म्यू बाय रो, जहां पे म्यू क्या है वो आपको पता है, रो क्या है वो है आपकी डेंसिटी। यानी किसी भी मटेरियल को जब डेंसिटी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाता है उसकी विस्कोसिटी को, तो वो काइनेमेटिक विस्कोसिटी के नाम से जानी जाती है। एसएससी जेई के लिए क्या जरूरी है? एसएससी जेई में आज तक जो क्वेश्चन पूछा वो आया है या तो इनके वेरिएशन पे या इनकी यूनिट पे। भाई बहुत बार आया, बहुत बार। तो यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। आपके डायनामिक विस्कोसिटी को अगर मैं एमकेएस यूनिट में लिखना चाहता हूं तो उसकी यूनिट है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, और अगर इसको मैं सीजीएस यूनिट में रखना चाहता हूं तो उसकी यूनिट है पॉइस, उसकी यूनिट है पॉइस। एक न्यूटन पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर में 10 पॉइस होते हैं, 10 पॉइस होते हैं, तो एक पॉइस में कितना हुआ? 1/10। तो मेजरली क्या याद रखना है? पॉइस याद रखना है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर यूनिट याद रखना है, और कितना होता है ये रिलेशन याद करना। ठीक है। अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी की अगर यूनिट की बात करता हूं तो एक ही यूनिट मेजर है, स्टॉक्स। ये कौन सी यूनिट है? ये है आपकी सीजीएस यूनिट। जैसे वहां पर सीजीएस यूनिट थी ना पॉइस, ऐसे ही यहां पर ये सीजीएस यूनिट है स्टॉक्स। एमकेएस यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एमकेएस यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दो क्वेश्चन बहुत जरूरी हैं। और 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में 10 की पावर 4 स्टॉक होते हैं, तो एक स्टॉक में कितने मीटर स्क्वायर पर सेकेंड? 10 की पावर -4। ये तो बच्चों वाली बातें आपको पता है, क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, याद रखेंगे। ठीक है। अब देखो भाई, फ्लूइड की अगर बात करते हैं तो हम सबको पता है कि फ्लूइड हमारे दो प्रकार के हैं, एक है लिक्विड, एक है गैस। लिक्विड के अंदर विस्कोसिटी किस कारण से आती है, मैं देसी भाषा में समझा देता हूं, याद रहेगा। लिक्विड के अंदर विस्कोसिटी आती है मेरे भाई उनके कोहेजन की वजह से। जब पार्टिकल्स के बीच में कोहेजन होता है, कोहेजन का मतलब इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको कहते हैं हम लोग लिक्विड की विस्कोसिटी। और गैस के अंदर विस्कोसिटी होती है कोलिजन की वजह से। कोलिजन मतलब टकराव, पार्टिकल मूव करते हैं, जब एक दूसरे से टकराते हैं ना तो टकराहट के कारण मूवमेंट कम हो जाती है, उसी मूवमेंट की कमी को कहता हूं विस्कोसिटी। ठीक है। तो अगर मैं लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? बॉन्डिंग कम हो जाएगी, तेरे मेरे बीच का जो बंधन है वो गर्मी आने से कम हो जाता है। भाई अक्सर आपने देखा होगा दो प्रेमियों का प्यार गर्मी में कम हो जाता है। गर्मी बढ़ जाती है तो प्यार कम हो जाता है, बॉन्डिंग कम होती है। तो लिक्विड की विस्कोसिटी ना टेम्परेचर बढ़ाने से कम होती है। ठीक है। वही गैस की विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है। क्यों? अरे जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जल्दी जल्दी मूव करेंगे, जल्दी जल्दी मूव करेंगे तो टकराएंगे, उनके टकराने से कोलिजन बढ़ेगा तो विस्कोसिटी बढ़ेगी। तो गैस में तो टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है, लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ाने से कम होती है। याद रखेंगे, जो बोला मैंने यहां पर सब लिखा हुआ है, आप खुद से पढ़ सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। इसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम में भेज दिया था। टेलीग्राम में जुड़ने के लिए इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर लो, मैं आपको जोड़ दूंगा। और यहाँ मेरा बेनिफिट नहीं है, आपके बेनिफिट के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि वहां पर मैं
1.5 महीने में 70 मार्क्स कैसे सिक्योर करने हैं, टारगेट वाइज प्लान लेकर आया हूं डेली का। डेली टारगेट देता हूं, लेक्चर्स मटेरियल वर्कशीट के साथ, क्विज होती है, वॉइस सेशन होता है जहां आपको मैं मोटिवेट करता रहता हूं हर दिन, कदम से कदम मिलाकर चलता हूं, क्योंकि आपकी तैयारी मेरी जिम्मेदारी है। तो जुड़ने के लिए व्हाट्सएप कर देना बाय द वे। अभी ये इंपॉर्टेंट है, स्टेट के एग्जाम में पूछा, एसएससी में आज तक नहीं पूछा, कि जो डायनामिक विस्कोसिटी होती है वो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करती है। तो वो टेम्परेचर के साथ, रूट ऑफ टेम्परेचर के साथ डायनामिक विस्कोसिटी का रिलेशन जाता है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी कैसे वेरी करती है, तो वो वेरी करती है टेम्परेचर की पावर 3/2। अब ये कैसे आता है मैं ये नहीं बता रहा, याद करना। आपको गैस इक्वेशन पता है, गैस इक्वेशन में यही कंडीशन काम आती है, इसलिए यही बनता है। थोड़ा बता देता हूँ, पीवी इज इक्वल टू रो आर टी होता है ना, हाँ, तो वो टी आ रहा है ना, इसीलिए टी से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। मतलब व्हाट डू यू नीड टू डू, ये रो नीचे जाएगा, तो आप क्या कर रहे हो, अपनी विस्कोसिटी को डेंसिटी से डिवाइड कर रहे हो, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। तो यहाँ एक टी लगाने से पावर 3/2 होती है। बस यही है और कुछ नहीं। आज तक जेई में नहीं पूछा, स्टेट में पूछता है ये सब। अब आ जाओ मुद्दे की बात पे, जिसके रिगार्डिंग मैंने आप लोगों को टेलीग्राम में शॉर्ट ट्रिक भेजी थी कि टाइप्स ऑफ लिक्विड याद कैसे करना है। मैं मानता हूं कि आज की शॉर्ट ट्रिक आप लोगों ने देख लिया और उसको नोट कर लिया है कॉपी में। तो टाइप्स ऑफ फ्लूइड की बात करें तो देखो भाई, 3 प्रकार के फ्लूइड होते हैं। पहला होता है न्यूटोनियन फ्लूइड, दूसरा होता है नॉन न्यूटोनियन, तीसरा होता है आइडियल। न्यूटोनियन फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जो न्यूटन्स लॉ को ओबे करता है। जितने भी पानी जैसे दिखने वाले लिक्विड हैं, जो उंगली पे रगड़ने पे कोई एक्स्ट्रा फील नहीं देते, उनको कहते हैं हम लोग न्यूटोनियन। कोई चिकना लिक्विड नहीं होता, वो न्यूटोनियन है। जैसे पानी हो गया, हवा हो गई, मरकरी, ऑयल, पेट्रोल, किरोसिन, एल्कोहल, उंगली पे रगड़ो कोई अलग से फील नहीं आती ना, स्पिरिट, वो सब न्यूटोनियन है। तो न्यूटोनियन फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ को फॉलो करता है, उसका ग्राफ सीधा बनता है, उसकी जो विस्कोसिटी होती है वो कांस्टेंट रहती है। बस ये 3 पॉइंट बेहद जरूरी। नॉन न्यूटोनियन ठीक इसके उल्टे, जिसकी विस्कोसिटी बदलती रहेगी, जो न्यूटन्स लॉज ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करेगा। एग्जाम्पल दुनिया भर के होते हैं, वो सब आपको मैं लिक्विड की फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दूंगा, आप देख लेना टेलीग्राम पे, मैंने पीडीएफ में दे दिया है, आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, इसकी पूरी पीडीएफ वहां मिल चुकी है। अब बात आती है यहां पर कि नॉन न्यूटोनियन मेरे पास 2 प्रकार के हैं, टाइम डिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट। स्टार मार्क कर लेना क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया, ठीक है। तो टाइम डिपेंडेंट में 2 हैं, थिक्सो और रियो। टाइम इंडिपेंडेंट में 3 है, सूडो, डी, बिंगम, ठीक है। तो ये याद करने हैं, मतलब और कुछ नहीं है। एक और बता देता हूं, आइडियल फ्लूइड क्या होता है, जो नॉन विस्कस होता है, जो इनकंप्रेसिबल होता है, जिसमें सरफेस टेंशन 0 होती है, उसको आइडियल फ्लूइड कहते हैं, और कुछ नहीं होता। तो यहां तक हम लोगों ने सारी अपने इस टॉपिक को क्लियर किया। अब बात आती है प्रीवियस ईयर एसएससी क्वेश्चन करने की, तो देख लेते हैं ताकि समझ में आ जाए सब कुछ। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर मेंशन्ड है, कह रहा है डायनामिक विस्कोसिटी की एसआई यूनिट क्या है। मुझको पता है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को लिखता हूं पास्कल। तो क्या बना, पास्कल इंटू सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अ रियल फ्लूइड विच shear stress is directly proportional to velocity gradient, उसको न्यूटोनियन फ्लूइड के नाम से जानते हैं, हमने अभी अभी देखा। कह रहा है मैचिंग करनी है आप लोगों को। तो मुझे पता है कि डायनामिक विस्कोसिटी की यूनिट होती है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद काइनेमेटिक विस्कोसिटी की होती है आप लोगों की मीटर स्क्वायर पर सेकंड। एनर्जी की यूनिट होती है न्यूटन मीटर, और ये मैंने अभी पढ़ाया नहीं है आपको, सरफेस टेंशन, वैसे इसकी यूनिट आपको याद होनी चाहिए, न्यूटन पर मीटर होती है। तो मेरे पास क्या बना यहाँ पर, m का बन रहा है मेरा 3, और n का बन रहा है 4, m का 3, n का 4, O का बन रहा है 1, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। The category in which the shear stress is linearly related to the velocity gradient, बहुत कॉमन सी बात है, अभी अभी हमने जाना न्यूटन। काइनेमेटिक विस्कोसिटी किस यूनिट में मेजर होती है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, या हम जानते हैं स्टॉक्स में भी मेजर हम लोग करते हैं। आगे चलते हैं, द फ्लूइड इन विच shear stress is more than yield value, shear stress जिसमें पहले से ज्यादा है उसको प्लास्टिक कहते हैं। खींचा खींचा जो फ्लूइड होता है, खींचा खींचा फ्लूइड प्लास्टिक फ्लूइड होता है। तो आपको ये बात याद रखना है। मैं टाइप्स ऑफ फ्लूइड की कैटेगरी में ये सब डिस्कस होता है, वो मैंने अभी डिस्कस नहीं करा क्योंकि इसके क्वेश्चन एसएससी में बहुत कम आए हैं, 1 या 2 ही देखने को मिले हैं, ज्यादा आए नहीं आज तक। तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द डायनामिक विस्कोसिटी, ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं, फिलहाल आगे चलने की बारी है।
काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है, ऑप्शन नंबर ए। एसआई यूनिट ऑफ द काइनेमेटिक विस्कोसिटी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। हाँ, वहां पे ए, यहाँ पे बी। आगे, द फ्लूइड इन विच शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द शियर स्ट्रेन, न्यूटन फ्लूइड के नाम से हम उसको जानते हैं। यहाँ रियल फ्लूइड की कैटेगरी में हम उसको लिख सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आगे, द डायनामिक विस्कोसिटी की यूनिट न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड कम होती है, हमने जाना गैस की बढ़ती है। Which of the following is measured in poise? Dynamic viscosity is the correct answer of this question. ये प्रीवियस ईयर है सारे, इस पर्टिकुलर टॉपिक के हर साल आए हैं, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है। जितना पढ़ाया उतना ध्यान में रखना काम की बात है। आइसोथर्मल कंडीशन के लिए मैकेनिकल वालों के पेपर में आया था ये, सिविल वालों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं बनता इतना, तो आप याद रखना चाहो तो कर लेना, मैं बता देता हूँ। आइसोथर्मल कंडीशन में आपका जो बल्क मॉडुलस होता है वो प्रेशर के इक्वल होता है, प्रेशर इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस। और एडियाबैटिक कंडीशन में वो फॉर्मूला आपका होता है गामा इंटू पी इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस। गामा क्या है? सीपी बाई सीबी। तो याद करना है तो कर लेना। फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अबाउट ट्रू डेंसिटी ऑफ गैसेस, लिक्विड नहीं गैसेस। गैसेस की डेंसिटी टेम्परेचर प्रेशर से कभी चेंज नहीं होती, क्योंकि मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी बहुत दूर दूर होते हैं, तो गैसेस की डेंसिटी चेंज नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे कह रहे हैं फिलहाल इंक्रीजिंग द टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ द गैस इंक्रीज करती है, ये भी हमको पता है। आगे ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको देख सकते हैं हम लोग, एसएससी जेई प्रीवियस ईयर। इफ वेलोसिटी ग्रेडियंट इज गिवन बाय थीटा, du by dy इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी होता है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि थीटा है। ठीक है, अब वो कह रहा है विस्कोसिटी जो है वो म्यू है, तो शियर स्ट्रेस क्या होगा? आई नो वन थिंग, टो इज इक्वल टू म्यू डी थीटा बाई डी टी, तो म्यू इंटू डी थीटा बाई डी टी की जगह थीटा लगा दूं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत इजी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अबाउट द विस्कोसिटी ऑफ द गैस? गैस की विस्कोसिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। लिक्विड होता तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाता। फिलहाल बस यही है। विस्कस फोर्स, एज वी नो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया, यानी प्रोडक्ट आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ ओवरऑल आपका चैप्टर हुआ ये खत्म, और इसमें से एक क्वेश्चन आपका शॉर्ट शॉर्ट आएगा ही। 10 मिनट की पूरी सीरीज देखते रहो, पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। बहुत काम की है भाई, एसएससी जेई जब लास्ट में जाओगे ना और नोट्स होंगे आपके पास, इसके गारंटी देता हूँ सेंटर के बाहर जब खड़े होगे तो कॉन्फिडेंस झलक रहा होगा चेहरे पे, बस इससे ज्यादा। गेट क्लियर होना और एनआईटी मिलना मेरे लिए बड़ी बात है, और ये सब पॉसिबल हो पाया सिर्फ निखिल सर की हेल्प की वजह से। निखिल सर से प्रेपरेशन करता आ रहा हूँ। निखिल सर ने अच्छा कंसेप्ट करके दिया था, तो मैं निखिल सर की स्टूडेंट हूँ और थैंक्स टू निखिल सर। मैं निखिल सर जी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। निखिल सर और उनकी पूरी की पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं निखिल सर जी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू निखिल सर। थैंक यू वेरी वेरी मच निखिल सर। थैंक यू निखिल गोयल सर, थैंक यू सर।